ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। सांस लेना ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम बिना ध्यान दिए करते हैं, फिर भी यह हमारे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जेम्स नेस्टर की किताब ब्रीथ में लेखक ने समझाया है कि कैसे आधुनिक इंसान सही तरीके से सांस लेना भूल गए हैं और कैसे अपनी सांसों की शक्ति को फिर से पहचानकर हम अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को ठीक कर सकते हैं। सही तरीके से सांस लेना सिर्फ हवा को अंदर लेने भर का काम नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं, कितनी मात्रा में लेते हैं और इसे कैसे छोड़ते हैं। सांस लेने की गलत आदतें कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं, जैसे दिल की बीमारियां, सांस से जुड़ी समस्याएं और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य विकार भी। इस किताब में सांस लेने के विज्ञान और उन गलतियों की चर्चा की गई है जिन्हें हम अनजाने में करते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन में बड़ा सुधार कैसे ला सकते हैं। किताब में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि इंसान जानवरों की दुनिया में सबसे खराब तरीके से सांस लेने वालों में से एक बन गया है। अब हम इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और समझेंगे कि कैसे सही तरीके से सांस लेना हमारे जीवन को बदल सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले बुक वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1, जानवरों के बीच सबसे खराब सांस लेने वाले। मनुष्य जानवरों के साम्राज्य में सबसे खराब सांस लेने वालों में से हैं। पहले, हमारे पूर्वज बेहतर तरीके से सांस लेते थे क्योंकि उनके चेहरे की बनावट अलग थी। उनका चेहरा चौड़ा और नाक के रास्ते बड़े होते थे, जिससे वे गहरी और आराम से सांस ले पाते थे। लेकिन समय के साथ हमारे आहार और जीवन शैली में बदलाव के कारण हमारे चेहरे संकरे हो गए हैं, जबड़े छोटे हो गए हैं और सांस लेने का रास्ता भी संकुचित हो गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि इन बदलावों ने हमें अकुशल सांस लेने वाला बना दिया है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्यों ने खराब सांस लेने की आदतें विकसित कर ली हैं। इसका एक मुख्य कारण है आहार में बदलाव। हमारे पूर्वज ऐसे खाद्य पदार्थ खाते थे जिन्हें चबाना मुश्किल होता था। इससे उनके जबड़े मजबूत रहते थे और उनका श्वास मार्ग चौड़ा होता था। आज हम ज्यादातर नरम, संसाधित खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिन्हें कम चबाने की जरूरत होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जबड़े धीरे धीरे छोटे हो गए, जिससे सांस लेने का मार्ग भी संकुचित हो गया और सही तरीके से सांस लेना मुश्किल हो गया। इसके अलावा इस अध्याय में बताया गया है कि एलर्जी, प्रदूषण और कम सक्रिय जीवन शैली ने भी हमारी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित किया है। हम अब उन पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए, एयर कंडीशनिंग और हीटिंग पर हमारी निर्भरता ने हमारे आसपास की हवा की नमी और गुणवत्ता को बदल दिया है, जो सीधे हमारे सांस लेने के तरीके को प्रभावित करता है। नतीजतन, हम उथली और तेज गति से सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और तनाव को बढ़ाता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे इन समस्याओं को समझकर हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को फिर से सुधार सकते हैं और खराब आदतों के कारण हुए नुकसान को ठीक कर सकते हैं। अध्याय 2, मुंह से सांस लेना। मुंह से सांस लेना एक बहुत ही आम आदत है, लेकिन यह सांस लेने का सबसे हानिकारक तरीका हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मुंह से सांस लेना कैसे कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जैसे खराब नींद, श्वसन संक्रमण और चेहरे की संरचना में बदलाव। जब हम मुंह से सांस लेते हैं, तो शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को अनदेखा कर देते हैं, जो नाक में होती है। नाक हवा को फिल्टर करती है, जिससे हवा साफ हो जाती है और हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले नमी और गर्मी मिलती है। यह फेफड़ों को जलन से बचाता है। लेकिन मुंह से सांस लेने पर सूखी, बिना साफ की गई हवा अंदर जाती है, जिससे फेफड़ों और वायुमार्ग में जलन और सूजन हो सकती है। इससे संक्रमण और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मुंह से सांस लेने का एक गंभीर नकारात्मक प्रभाव नींद पर पड़ता है। जो लोग रात में मुंह से सांस लेते हैं, उन्हें अक्सर खर्राटे, स्लिप एपनिया और खराब नींद का सामना करना पड़ता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंह से सांस लेने से वायुमार्ग छोटा हो जाता है, जिससे सोते समय सांस रुकने जैसी समस्याएं होती हैं। इससे नींद की कमी होती है, जो हमारी सोचने की क्षमता और प्रतिरक्षा तंत्र पर बुरा असर डालती है। मुंह से सांस लेने से चेहरे की संरचना भी प्रभावित हो सकती है, खासकर बच्चों में। आदतन मुंह से सांस लेने वाले बच्चों का चेहरा लंबा हो सकता है, दांत टेढ़े हो सकते हैं और जबड़े की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। यह बदलाव भविष्य में नाक से सांस लेना और भी कठिन बना सकता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि हमें मुंह से सांस लेने की आदत को पहचानने और बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। नाक से सांस लेने का अभ्यास दिन में करना और रात में नाक की पट्टी या मुंह पर टेप लगाना जैसी तकनीकें सांस लेने के सही तरीके को फिर से सीखने में मदद कर सकती हैं। अध्याय 3 नाक। नाक हमारे शरीर का मुख्य और प्राकृतिक सांस लेने का उपकरण है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है जितना हम सोचते हैं। बहुत से लोग मुंह से सांस लेते हैं, चाहे वह आदत से हो, भीड़ भाड़ के कारण हो या बिना सोचे समझे हो। यह अध्याय बताता है कि नाक से सांस लेना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। नाक से सांस लेना न सिर्फ हमें हवा अंदर लेने में मदद करता है, बल्कि इसे इस तरह से तैयार भी करता है जो हमारे श्वसन तंत्र की रक्षा और उसे बेहतर बनाता है। नाक एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करती है। इसमें छोटे छोटे बाल, सिलिया और बलगम होते हैं जो धूल, प्रदूषण और अन्य हानिकारक कणों को हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हम जो हवा अंदर लेते हैं वह साफ हो और इससे जलन या संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हम इस महत्वपूर्ण फिल्टरिंग प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारे फेफड़े हानिकारक तत्वों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। नाक का एक और मुख्य काम है हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले नम और गर्म करना। नाक के अंदर नमी वाली झिल्लियां होती हैं जो हवा में नमी जोड़ती हैं और इसे शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म करती हैं, जिससे फेफड़ों को इसे संभालने में आसानी होती है। मुंह से सांस लेने पर ये फायदे नहीं मिलते। यही कारण है कि मुंह से सांस लेने वाले लोगों को अक्सर सूखे मुंह, गले की जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। नाक से सांस लेने का एक और बड़ा लाभ नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन है, जो नाक में बनता है और हमारे हृदय स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, जिससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का बेहतर प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करती है। मुंह से सांस लेने से नाइट्रिक ऑक्साइड की यह प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन अवशोषण कम हो जाता है। शारीरिक लाभों के अलावा नाक से सांस लेने का हमारी मानसिक स्थिति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाक से गहरी और धीमी सांस लेने से डायाफ्राम नामक मांसपेशी सक्रिय होती है, जो शरीर को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। इसके विपरीत मुंह से सांस लेना उथला और तेज होता है, जिससे शरीर में तनाव और चिंता बढ़ने का खतरा रहता है। अध्याय यह भी बताता है कि नाक की रुकावटें जैसे एलर्जी या विकृत सेप्टम नाक से सांस लेने में बाधा डाल सकती हैं। हालांकि नाक बंद होने पर मुंह से सांस लेना आसान लगता है, फिर भी इस समस्या से निपटने के उपाय मौजूद हैं। सलाइन स्प्रे, नेजल स्ट्रिप्स या जरूरत पड़ने पर सर्जरी से नाक का सही कार्य बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाक से सांस लेने की आदत डालने के लिए कुछ श्वास व्यायाम किए जा सकते हैं, जैसे कि सोते समय मुंह बंद रखने का अभ्यास। ये तकनीकें शरीर को सही तरीके से नाक से सांस लेने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। अंत में इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नाक से सांस लेना सबसे अच्छा तरीका है। इससे ऑक्सीजन बेहतर तरीके से मिलती है, तनाव कम होता है और शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली मजबूत होती है। नाक से सांस लेने का प्रयास करके हम अपने स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बना सकते हैं। चौथा अध्याय, सांस छोड़ना। सांस छोड़ना अक्सर एक आसान, स्वचालित काम के रूप में देखा जाता है, सांस लेने के बाद बस हवा को बाहर निकालना। हालांकि यह अध्याय इस पर ध्यान देता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सांस छोड़ना सांस लेने जितना ही जरूरी है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
अगर हम ठीक से सांस नहीं छोड़ते हैं तो यह फेफड़ों में बासी हवा को जमा कर सकता है, जिससे हमें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अधिकतर लोग उथली और तेजी से सांस लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे हवा को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते। अधूरी सांस छोड़ने से इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन रहित हवा फेफड़ों में फंसी रह जाती है, जिससे अगली सांस में ताज़ा ऑक्सीजन का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाता। समय के साथ इस आदत से फेफड़ों की क्षमता घटने लगती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे थकान, मानसिक सुस्ती और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उथली सांस छोड़ने का एक और असर यह होता है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जबकि ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के पीएच स्तर को बनाए रखने और सही ऑक्सीजन वितरण में अहम भूमिका निभाता है। जब हम ठीक से सांस नहीं छोड़ते तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है, जिससे चिंता, सिर दर्द और चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सही तरीके से सांस छोड़ना जरूरी है। इस अध्याय में सांस छोड़ने की सही तकनीकें सिखाई जाती हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाती हैं। इनमें से एक है डायाफ्रामिक श्वास, जो हमें पेट से गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे फेफड़े पूरी तरह सक्रिय होते हैं। डायाफ्राम का उपयोग करके गहरी सांस लेने से न सिर्फ सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि यह सही तरीके से सांस छोड़ने में भी मदद करता है, जिससे शरीर की बासी हवा निकल जाती है और अगली सांस में ताज़ा ऑक्सीजन लेने के लिए जगह बनती है। एक और तकनीक है विस्तारित सांस छोड़ना, जिसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया को जानबूझकर सांस लेने से ज्यादा समय तक किया जाता है। यह शरीर को शांत करता है और तंत्रिका तंत्र को स्थिर करता है। उदाहरण के लिए 4 तक गिनकर सांस लेना और 6 तक गिनकर सांस छोड़ना तनाव को कम करता है और शरीर को आराम देने में मदद करता है। इस धीमी और जानबूझकर सांस छोड़ने से शरीर का पैरासिम्पैथेटिक तंत्र सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम देने और ठीक करने के लिए जिम्मेदार होता है, और यह रक्तचाप को कम करने और नींद में सुधार करने में भी मदद करता है। सांस छोड़ना न केवल शरीर को, बल्कि दिमाग को भी शांत करने का एक अच्छा तरीका है। धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक सांस छोड़ने से दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ध्यान बढ़ता है, इसलिए इसे माइंडफुलनेस और ध्यान तकनीकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। गहरी और नियंत्रित सांस छोड़ना तनाव और चिंता के समय में तुरंत राहत दे सकता है। सारांश में, सांस छोड़ना केवल हवा निकालना नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जो श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करने और तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। जब हम पूरी तरह और ध्यानपूर्वक सांस छोड़ना सीखते हैं, तो हम अपने फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं, मानसिक स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 5, धीमी गति। अपनी सांस को धीमा करना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम में से कई लोग बहुत तेजी से सांस लेते हैं, और अक्सर यह उथली सांसें होती हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं देती। तेजी से सांस लेने से शरीर में तनाव बढ़ सकता है और यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब हम तेजी से सांस लेते हैं, तो हम अपने फेफड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से से सांस लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती। यह उथली सांसें शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं, जिससे चक्कर आना, सांस की तकलीफ और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे छाती से सांस लेना कहा जाता है और यह अक्सर उन लोगों में होता है जो तनाव, चिंता या थकान महसूस करते हैं। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का तरीका है कि हम अपनी सांस को धीमा करें और पूरी, गहरी सांस लें। शोध से पता चलता है कि अच्छी सेहत के लिए सही सांस लेने की दर लगभग 5 से 6 सांस प्रति मिनट होनी चाहिए। इस धीमी गति से सांस लेने से फेफड़ों में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से अवशोषित होती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक कुशलता से बाहर निकलता है। यह शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी संतुलित करता है, जिससे हमें आराम मिलता है और तनाव की प्रतिक्रिया कम होती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार सुसंगत श्वास है, जिसमें सांस लेना और छोड़ना धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से किया जाता है।
हर सांस लगभग 5 से 6 सेकंड तक चलती है। यह अभ्यास हृदय गति और सांस के बीच तालमेल बिठाने में मदद करता है, जिससे हृदय की सेहत में सुधार होता है। इससे रक्तचाप कम होता है और शरीर में तनाव हार्मोन की मात्रा घटती है, जो शांति और अच्छा महसूस करने में मदद करता है। इस अध्याय में एक और तकनीक बॉक्स ब्रीदिंग है, जिसे नौसेना के जवान और तनावपूर्ण स्थितियों में काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 सेकंड तक सांस लेना, फिर 4 सेकंड तक रोकना, 4 सेकंड तक सांस छोड़ना और फिर अगली सांस से पहले 4 सेकंड का ठहराव शामिल होता है। यह तकनीक न सिर्फ सांसों को धीमा करती है, बल्कि मुश्किल हालात में मन को शांत रखने में भी मदद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि धीमी गति से सांस लेने से मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। जब हम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं, तो मस्तिष्क तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे सोचने और ध्यान देने की क्षमता में सुधार होता है। धीमी सांसें तनाव को भी कम करती हैं, जिससे हमें ध्यान भटकने के बजाय काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। नींद पर धीमी गति से सांस लेने का प्रभाव इस अध्याय का एक और अहम पहलू है। कई लोग सोते समय उथली, तेज सांस लेते हैं, जिससे उनकी नींद अच्छी नहीं होती। दिन के दौरान धीमी गति से सांस लेने का अभ्यास करने से हम अपने शरीर को रात में गहरी और धीमी सांसें लेने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। निष्कर्ष में, अपनी सांसों को धीमा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जब हम जानबूझकर धीमी और गहरी सांस लेते हैं, तो हम तनाव कम कर सकते हैं, हृदय की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और नींद को सुधार सकते हैं। यह एक आसान लेकिन ताकतवर तरीका है, जिससे हम अपनी सेहत में हर दिन सुधार कर सकते हैं। अध्याय 6 कम। यह अध्याय एक ऐसी बात समझाता है जो बहुत से लोगों को अजीब लग सकती है। कम सांस लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए जरूरत से ज्यादा सांस लेते हैं। इसे हाइपरवेंटिलेशन कहा जाता है, जो तब होता है जब हम अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा हवा अंदर खींचते हैं। ऐसा लग सकता है कि ज्यादा हवा लेने से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा या गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। ज्यादा सांस लेने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देता है। आमतौर पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऐसा पदार्थ मानते हैं जिसे शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन इसका एक जरूरी काम भी है। यह खून से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब हम बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, तो शरीर से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी उन्हें जरूरत होती है। ज्यादा सांस लेने का एक और नकारात्मक असर यह है कि इससे शरीर में तनाव और चिंता बढ़ती है। उथली और तेज सांस लेना शरीर की लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव के हार्मोन बढ़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम बेचैन, थके हुए और कभी-कभी चक्कर महसूस कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से चिंता या पैनिक अटैक से जूझ रहे होते हैं, वे अक्सर ज्यादा सांस लेते हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक खास तकनीक है, जिसे ब्यूटिको विधि कहा जाता है। इस विधि के नाम डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन ब्यूटिको के नाम पर रखा गया है, और यह लोगों को नाक से छोटी, धीमी सांसें लेने का अभ्यास सिखाती है। इसका मकसद शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को सही रखना और ऑक्सीजन के अवशोषण को बढ़ाना है। इस विधि का अभ्यास करने वालों को इतनी हल्की सांसें लेने के लिए कहा जाता है कि ऐसा लगे जैसे वे सांस ही नहीं ले रहे हैं। यह तकनीक अस्थमा, चिंता और अन्य श्वसन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि हमें अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वे कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं। हम बिना सोचे समझे उथली और जल्दी जल्दी सांसें लेते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सांस पर ध्यान देने लगें, तो इसे धीमा कर सकते हैं और कम हवा अंदर खींच सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
कम सांस लेना सीखने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को ऑक्सीजन से वंचित करें, बल्कि यह अधिक प्रभावी और नियंत्रित ढंग से सांस लेने के बारे में है। जब हम छोटी और गहरी सांसों की तकनीक का अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर बेहतर तरीके से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाता है, तनाव कम हो जाता है और हमारी सेहत में सुधार होता है। कम सांस लेना जब ठीक से किया जाता है, तो यह शरीर की सांस लेने की प्रणाली को बेहतर बनाता है और शरीर को उसके सबसे अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है। अध्याय 7, चबाना। यह अध्याय चबाने और सांस लेने के बीच के चौंकाने वाले संबंध पर रोशनी डालता है। पहली नजर में चबाना और सांस लेने का कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, लेकिन इन दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है। चबाना हमारे चेहरे की बनावट, जबड़े की ताकत और वायुमार्ग को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है, जो हमारी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे खाने के तरीके में काफी बदलाव आया है। हमारे पूर्वज सख्त और रेशेदार खाने का सेवन करते थे, जिन्हें ठीक से चबाने की जरूरत होती थी। बार बार चबाने से जबड़े मजबूत होते थे, दांत ठीक से बढ़ते थे और वायुमार्ग चौड़े रहते थे, जिससे सांस लेना आसान होता था। लेकिन आजकल लोग ज्यादातर मुलायम और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जिसे चबाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इससे जबड़े की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वायुमार्ग संकरे हो जाते हैं और सांस लेने की समस्याएं जैसे मुंह से सांस लेना, खर्राटे और स्लिप एपनिया बढ़ जाती हैं। इस अध्याय में चर्चा की गई है कि चबाने की कमी बच्चों की चेहरे की बनावट पर कैसे असर डालती है। जब बच्चे केवल मुलायम खाना खाते हैं, तो उनके जबड़े की मांसपेशियां सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती, जिससे उनके दांत टेढ़े हो सकते हैं और उनका तालू संकरा हो जाता है। ये समस्याएं उनके वायुमार्ग को छोटा कर देती हैं, जिससे सोते समय सांस लेना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कतें महसूस करते हैं, जिससे उनकी नींद खराब होती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। यह सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, वयस्कों के लिए भी ज्यादा चबाना फायदेमंद हो सकता है। अधिक चबाने से जबड़े की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और इससे वायुमार्ग चौड़े हो सकते हैं, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। जितना अधिक हम चबाते हैं, उतनी ही ज्यादा हम उन मांसपेशियों का अभ्यास करते हैं जो सांस लेने में मदद करती हैं। च्यूइंग गम जैसी साधारण चीज इन मांसपेशियों का व्यायाम करने का एक आसान तरीका हो सकता है। कच्ची सब्जियां, मेवे और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ, जिन्हें चबाने की जरूरत होती है, पोषण से भरपूर होते हैं और सांस लेने में भी मदद करते हैं। सांस के अलावा चबाने का पाचन पर भी अच्छा असर होता है। अच्छी तरह से चबाने पर लार के एंजाइम भोजन को पेट में जाने से पहले ही तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे पाचन बेहतर और आसान हो जाता है। यह शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषक तत्वों को सही तरीके से पचाने से शरीर को जरूरी ताकत और ऊर्जा मिलती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अधिक चबाने जैसी छोटी सी आदत भी सांस लेने और स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे खाते हैं। अगर आप अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जिनमें चबाने की ज्यादा जरूरत हो और अच्छी तरह से चबाने के लिए समय लें, तो आप अपने जबड़े की ताकत बढ़ा सकते हैं, वायुमार्ग को चौड़ा कर सकते हैं और अपनी सांस लेने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 8, अधिक सांस सही समय पर। इस पुस्तक के कई अध्याय कम सांस लेने के फायदों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह अध्याय उन समयों को बताता है जब अधिक सांस लेना भी फायदेमंद हो सकता है। यहां मुख्य बात यह समझना है कि कब और कैसे सांस की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि यह आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सके, नुकसान नहीं। अधिक सांस लेना तब महत्वपूर्ण होता है जब आपका शरीर ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करता है, जैसे शारीरिक व्यायाम के समय या कुछ विशेष सांस लेने की तकनीकों में। गहरी सांस लेने से आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। यह अध्याय सुपरवेंटिलेशन का परिचय देता है, जिसमें आप थोड़े समय के लिए जानबूझकर गहरी और तेजी से सांस लेते हैं ताकि इससे मिलने वाले लाभ महसूस कर सकें।
सुपर वेंटिलेशन से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, ऊर्जा बढ़ सकती है और दिमाग भी सक्रिय हो सकता है। एथलीट अक्सर गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं ताकि वे अपनी फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकें, सहनशक्ति बढ़ा सकें और कठिन शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। इस तकनीक से शरीर ज्यादा ऑक्सीजन लेता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जिससे मांसपेशियों और अंगों को अच्छी तरह से ईंधन मिलता है और वे बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा सांस लेना हर समय नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, ज्यादा सांस लेने से चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए इसे सावधानी और सही इरादे के साथ करना जरूरी है। इसे लगातार न करें, बल्कि कुछ ही समय के लिए इसका अभ्यास करें। यह अध्याय कभी कभी किए जाने वाले सांस लेने के अभ्यासों के फायदों की बात भी करता है। इन अभ्यासों में थोड़े समय के लिए सांस को बढ़ाना शामिल होता है, जो आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधार सकता है, ऊर्जा को बढ़ा सकता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, विम हॉफ विधि जैसी तकनीकों में तेज और गहरी सांस लेना और फिर कुछ देर के लिए सांस रोकना शामिल होता है। ये तरीके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, मानसिक स्पष्टता को सुधार सकते हैं और यहां तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बेहतर बना सकते हैं। इस अध्याय में यह बात भी साफ की गई है कि संतुलन सबसे जरूरी है। कुछ मौकों पर ज्यादा सांस लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे धीमी और नियंत्रित सांस लेने की नियमित आदत से बदलना नहीं चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आप किस समय और कैसे इन तकनीकों का उपयोग करें ताकि वे आपके स्वास्थ्य का सही तरीके से समर्थन कर सकें। गहरी और तेज सांस लेने की कसरतें शारीरिक प्रदर्शन और मानसिक तेजी को सुधारने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इसे सावधानी और समझदारी से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अध्याय 9, इसे रोकें। सांस रोकना एक पुराना अभ्यास है जिसे लोग ध्यान, गोताखोरी और एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि सांस रोकने के पीछे क्या विज्ञान है और कैसे इसे शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपनी सांस रोकते हैं, तो शरीर थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की कमी का अनुभव करता है। यह शरीर को खून में मौजूद ऑक्सीजन का अधिक कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, खून का प्रवाह बेहतर होता है और सहन शक्ति भी बढ़ सकती है। सांस रोकना मानसिक सेहत पर भी गहरा असर डालता है। यह शरीर की शांत प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जिससे तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। यही वजह है कि ध्यान के अभ्यासों में अक्सर सांस रोकने का उपयोग किया जाता है। जब आप सांस रोकते हैं, तो आपका ध्यान भीतर की ओर जाता है, जिससे बाहरी परेशानियों से ध्यान हटता है और आप गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय में सांस रोकने के कुछ व्यायाम भी दिए गए हैं। एक आम तरीका यह है कि आप गहरी सांस लें, कुछ सेकंड तक सांस रोकें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। समय के साथ आप धीरे धीरे अपनी सांस रोकने की अवधि बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन को सही से इस्तेमाल करने की क्षमता में सुधार होता है। सांस रोकने का इस्तेमाल कई खेलों और शारीरिक गतिविधियों में सहनशक्ति और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, फ्री डाइवर्स पानी के अंदर लंबे समय तक अपनी सांस रोकने का अभ्यास करते हैं, जिससे वे बिना ऑक्सीजन टैंक के गहराई तक गोता लगा सकते हैं और ज्यादा समय तक पानी में रह सकते हैं। इसी तरह एथलीट भी अपनी फेफड़ों की क्षमता और शारीरिक तनाव के दौरान प्रदर्शन सुधारने के लिए सांस रोकने वाले व्यायाम करते हैं। इस अध्याय में चेतावनी दी गई है कि सांस रोकने का अभ्यास सावधानी से और सुरक्षित जगह पर करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुने और खुद को जरूरत से ज्यादा न धकेलें, खासकर अगर आप इस अभ्यास में नए हैं। हालांकि सांस रोकने के कई फायदे हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया, तो यह असुविधा या चक्कर आने जैसे समस्याएं पैदा कर सकता है। अध्याय की मुख्य बात यह है कि अगर इसे सुरक्षित रूप से किया जाए, तो सांस रोकना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है।
सांस को नियंत्रित करना और उसे कुछ देर रोककर रखना सीखने से आप अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन के उपयोग को बेहतर बना सकते हैं और अधिक शांति और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय 10 तेज, धीमा और बिल्कुल नहीं। यह अध्याय सांस लेने की 3 अलग अलग लय, तेज, धीमा और बिल्कुल नहीं, और प्रत्येक लय के लाभों को समझाता है। सांस लेना हर समय एक जैसा नहीं होता और यह जानना कि कब तेज, धीमा या पूरी तरह से सांस रोकना चाहिए आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में मदद कर सकता है। तेज सांस लेना अक्सर शारीरिक गतिविधियों जैसे व्यायाम के दौरान जरूरी होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों और अंगों को जरूरी ऊर्जा मिलती है। तेज सांस लेना हमारे शरीर के लड़ो या भागो तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान बढ़ता है, रक्त का प्रवाह तेज होता है और ऊर्जा स्तर बढ़ते हैं। हालांकि यह तनाव से जुड़ा होता है, लेकिन शारीरिक मेहनत के दौरान यह उपयोगी साबित होता है। हालांकि अध्याय यह भी बताता है कि तेज सांस लेने का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही किया जाना चाहिए। बहुत तेज या लगातार तेज सांस लेने से हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है, जिससे चक्कर आना और शरीर के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए तेज सांस लेना केवल अल्प समय के लिए, जैसे व्यायाम के दौरान, फायदेमंद है, लेकिन इसे हमेशा के लिए अपनाना सही नहीं है। इसके विपरीत धीमी सांस लेना शरीर और मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। धीमी, गहरी सांसें शरीर को आराम देती हैं, दिल की धड़कन को धीमा करती हैं और तनाव को कम करती हैं। यह सांस लेने का तरीका शरीर में ऑक्सीजन का बेहतर आदान प्रदान करता है और रक्त प्रवाह को सुधारता है। इस प्रकार की सांस लेना ध्यान, विश्राम या तनाव कम करने के लिए आदर्श होती है। पूरे दिन धीमी सांस लेने का अभ्यास आपके ध्यान और भावनाओं को संतुलित रखने में मदद कर सकता है और यह आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और मन में शांति ला सकता है। सांस रोकना या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी सांस न लेना एक और तरीका है जिसका अपना विशेष लाभ है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, थोड़ी देर के लिए सांस रोकना फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। यह श्वास तकनीक शरीर को शांत करने और गहरी विश्राम की स्थिति में ले जाने में सहायक होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर श्वास लय का एक विशेष उद्देश्य होता है। जब शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है या त्वरित ऊर्जा चाहिए, तो तेज सांस लेना मददगार है। जब आप आराम और तनाव कम करना चाहते हैं, तो धीमी सांस लेना बेहतर है। और जब आप फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और ध्यान को बेहतर करना चाहते हैं, तो सांस रोकने का अभ्यास फायदेमंद हो सकता है। यह समझकर कि किस समय किस तरह से सांस लेना सही है, आप अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकते हैं। निष्कर्ष: सांस लेना सबसे बुनियादी काम है जो हम करते हैं, फिर भी हम में से कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। उथली सांस लेने से लेकर मुंह से सांस लेने तक ये बुरी आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकती हैं। हालांकि अपनी सांसों के प्रति अधिक सजग होकर और स्वस्थ सांस लेने की तकनीक अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बहुत हद तक बदल सकते हैं। इस पुस्तक में हमने नाक से सांस लेने, अपनी सांस को धीमा करने और पूरी तरह से सांस छोड़ने के महत्व को सीखा है। हमने सांस रोकने और ध्यानपूर्वक चबाने जैसी तकनीकों के लाभों का भी पता लगाया है। ये अभ्यास सरल लग सकते हैं, लेकिन इनमें फेफड़ों के कार्य से लेकर मानसिक स्पष्टता और यहां तक कि हमारी भावनात्मक भलाई तक सब कुछ सुधारने की शक्ति है। सांस लेना केवल हवा को अंदर लेने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम इसे कैसे अंदर लेते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं। सांस लेने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य की यात्रा एक सांस से शुरू होती है। अगर आपको ये जानकारियां मददगार लगीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अन्य बेहतरीन पुस्तकों से जीवन बदलने वाली और भी युक्तियां और सबक न चुकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिन्हें इस ज्ञान से लाभ हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक
गहरी सांस लेते रहें और अच्छी तरह से जिए।